अस्सलामु अलैकुम, हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। माजी के कराची के हवाले से जो पैगामात मेरे नशर हो रहे हैं उनमें आज एक थोड़ी सी तब्दीली है जो खाने के हवाले से है, और वो भी पान जो कि कराची की ज़ीनत है। पान का जो अंदाज़ पिछले माजी में होता था वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी पान बेइंतहा खाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैगाम पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। अपनी सकाफ़त का एक अहम जुज़ जो महाजिर अपने साथ कराची लाए थे वो पान था। हो सकता है कि तक़सीम हिंद से कबल भी कराची में पान खाया जाता हो, या कम अज़ कम इतना मकबूल ना हो जितना बाद में हुआ। ताहम जब हिंदुस्तान से महाजिर बड़ी तादाद में यहाँ आए तो अपने साथ एक ऐसा रहन सहन लाए कि जिसमें पान को एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। शायद ही कोई घराना ऐसा हो कि जिसमें रोज़मर्रा की बुनियाद पर पान का इस्तेमाल ना होता हो। वैसे तो जगह जगह पनवाड़ियों के खोखे होते थे जहाँ से बासानी 2 पैसे का सादा और 1-2 आने का पान मीठा मिल जाता था। गली के हर नुक्कड़ पर बने हुए लकड़ी के इन खोखों के आसपास हर वक्त अच्छा खासा हुजूम रहता था। लोग वहाँ खड़े होकर पान खाते, पीक इधर उधर थूक कर माहौल को रंगीन बनाते और चले जाते। पान के साथ सिगरेट और बीड़ी भी बड़ा मेल खाती थी। घरों में बड़ी बूढ़ियाँ और वज़नदार लोग चांदी के बने हुए बड़े खूबसूरत पानदान रखते थे। इनके पानदान के निचले हिस्से में पान के पत्ते गीले कपड़ों में लपेट कर रखे होते थे, जबकि ऊपर कई खानों में पान के मुख्तलिफ जुज़ियात रखी जाती थीं कि जिनमें कत्था, चूना, छालिया, तंबाकू, इलायची और दीगर खुशबूदार अशिया होती। घर में सारा दिन पान चलता था। जिसका दिल चाहता पानदान में से पत्ता निकाल कर अपनी मर्ज़ी का पान बना लेता था। जब बड़ी उम्र के लोग तो एक पान ख़त्म होते ही दूसरा बीड़ा बना लेते थे। रेलगाड़ी के सफ़र में पानदान साथ ही जाता था। घर के मर्द इस बात को यकीनी बनाते थे कि पान और इनके लवाजिमात का ज़ख़ीरा कभी ख़त्म ना होने पाए, और अगर कभी ऐसा हो भी जाता तो बच्चों को दौड़ाया जाता कि बाज़ार से और पत्ते ख़रीद लाएं। वैसे एम्प्रेस मार्केट के एक गोशे में पान के पत्तों और लवाजिमात की बहुत सारी दुकानें होती थीं, जहां हिंदुस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान से पान के पत्ते टोकरियों में भर भर कर आते थे कि जिनको तरोताज़ा रखने के लिए एक तवातुर से इन पर पानी छिड़का जाता था। पान अच्छे घरानों में एक शान से खाया जाता और ख़ूबसूरत अंदाज में मेहमानों को पेश किया जाता था। इसमें ऐसी ऐसी खुशबूदार अशिया इस्तेमाल होती थी कि पान खाने के कई घंटे के बाद भी मुंह में से महक आती रहती थी। मेहमान आते तो पानदान महफिल में लाकर बीच में रख दिया जाता था और मेज़बान हस्बे फरमाइश बीड़े बना बना कर चांदी के वर्क में लपेट कर उन्हें थमाते रहते थे। सदर के इलाके में एक ऐसा पान वाला भी था जो अपने हाथ से आपको पान खिलाने पर इसरार करता था और कभी भी घाक को हाथ में पान नहीं पकड़ाता था। अच्छा, जिस घर में एक तसलसल से पान खाया जाता हो और घर में इसकी लगातार फराहमी के लिए पानदान भी मौजूद हो तो फिर पीक दान या उगाल दान भी इतना ही ज़रूरी था। बाहर सड़क पर तो सहूलत ये थी कि जहाँ दिल चाहा पीक उछाल दी, मगर अपने घर को भला कौन गंदा करता है। उगाल दान चांदी या तांबे का बना हुआ एक धाती बर्तन होता था जो नीचे से गोल और दरमियान से महबूब की कमर की तरह थोड़ा सा तंग और खमदार होता था। तस्वीर मुलाहिजा कीजिएगा। ऊपर से ये खुले मुंह का होता और इसमें सारा दिन पीक थूकी जाती थी और अगले दिन घर की जमादारनी इसको बाहर नाली में बहा आती और धो चमका कर फिर मखसूस जगह पर रख देती थी। घर के बुजुर्ग अपना अपना उगालदान अपने पलंग के सिराने रखते थे ताकि बार बार उठकर पीक थूकने के लिए बाहर न जाना पड़े। बस पलंग पर लेटे ही लेटे ज़रा सी गर्दन झुकाई और अपना काम निकाल लिया। अच्छा, पान की वजह से शहर में अमूमी तौर पर बहुत गंदगी फैलती और बाज़ दफ़ा कराहत आमेज़ नज़ारे भी देखने को मिलते थे। इमारतों की दीवारों और ख़ुसूसन कोने खुदरों में तो इस कदर पीक थूकी जाती थी कि दीवारें खून की तरह सुर्ख हो जाती थीं। सड़कों और फुटपाथों पर भी ताज़ा ताज़ा सुर्ख नक्श व निगार पान के शौकीन हजरात की इस राह से नक्लो हरकत का पता देते थे।
سن 65 کی جنگ کے بعد جب ہندوستان سے پان کے پتوں کی درآمد کم بلکہ ختم ہو گئی تو مشرقی پاکستان سے پتے منگوائے گئے۔ سن 71 میں جنگ کے بعد جب یہ اپنا حصہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا جو کہ بنگلہ دیش اب بنا ہوا ہے تو یہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ عادت ترک کر دی اور جو ایسا نہ کر سکے انہوں نے پان کے متبادل راستے ڈھونڈ لیے۔ کچھ نے پیپل کے نرم اور نازک پتوں پر کتھا چونا مل کر کام نکالنے کی کوشش کی تو کچھ نے پان سے ملتی جلتی بیلیں گھر پر اگا لیں۔ کچھ نے سلاد کے پتوں سے کام چلانا شروع کر دیا، لیکن جلدی پان کے رسیاؤں نے ہندوستان سے اسمگلنگ کے ذریعے آنے والا پان مہنگے داموں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، رفتہ رفتہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی تھوڑی بہت کاشت ہونے لگی تو ضرورت مندوں کا کام ایک بار پھر چل نکلا۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے آنے والے پیغام میں ماضی کے حوالے سے کچھ اور نشر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔